अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 3 गैसेस का लेक्चर नंबर 8 है और इसके अंदर हम जो प्रीवियस लेक्चर के अंदर 7 लेक्चर के अंदर हमने एक टॉपिक डिस्कस किया था डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। उसकी कैलकुलेशन भी हमने की थी, लेकिन अभी हमारा उसका एक टॉपिक रहता था, वो था एप्लीकेशंस ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो सबसे पहले हमारे पास जो इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन आती है, यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। तो इसके एप्लीकेशन इन रेस्पिरेशन और इसके अलावा जो सम पायलट्स जो होते हैं वो एट हाई एल्टीट्यूड के ऊपर ब्रीथिंग में अनकंफर्टेबल फील करते हैं, तो क्यों करते हैं, ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो इसका हमारे पास आ जाता है वो इसकी फ़र्स्ट एप्लीकेशन है, जो हम इसको लेबॉरेटरी के अंदर हम जब इसको कलेक्ट करते हैं, जो इसकी फ़र्स्ट एप्लीकेशन है कि जब हम इसको लेबॉरेटरी के अंदर कलेक्ट करते हैं, देन हमारे पास क्या आता है कि जब हम इसको कलेक्ट करते हैं तो कलेक्शन के दौरान हमारे पास वाटर वेपर्स और जो होते हैं वो मॉइस्ट हो जाते हैं, उनमें नमी आ जाती है। तो जो प्रेशर एग्जर्ट होता है इस मॉइस्ट गैस की वजह से, वो क्या होता है, वो सम होता है किसका, ड्राई गैस और आपके पास जो वाटर वेपर्स होते हैं, कि आपके पास जो मॉइस्ट गैस जो प्रेशर एग्जर्ट करती है वो किसके इक्वल होता है, वो पार्शियल प्रेशर होता है ड्राई गैस एंड डेटा वाटर प्रेशर। कि आपके पास जो मॉइस्ट गैस का प्रेशर है वो किसके इक्वल आ जाता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई गैस प्लस वाटर प्रेशर ऑफ द वाटर वेपर्स। तो ये इसके इक्वल आ जाता है। तो ये आपके पास इक्वेशन के अंदर से टेंशन जो होती है वो सब्ट्रैक्ट करने के लिए आप न्यूमेरिकल जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आप उसको क्या कर देते हैं, एक्वस जो टेंशन होती है उसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं टोटल प्रेशर में से। तो आपके पास जो पी मॉइस्ट है वो इक्वल आ जाती है पी ड्राई प्लस एक्वस टेंशन। तो यहाँ से आपने क्या करना है, पी माइनस एक्वस टेंशन, ये आपके पास क्या आ जाता है, इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन आ जाती है। नेक्स्ट इसकी जो सेकंड वाली एप्लीकेशन है, दूसरी एप्लीकेशन इसके अंदर आप क्या करते हैं, कहते हैं कि जो पायलट्स होते हैं या इसके अलावा सबसे पहले हम रेस्पिरेशन वाला देखते हैं। रेस्पिरेशन के अंदर देखते हैं कि आप रेस्पिरेशन के अंदर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का क्या रोल है। आप जो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, इन एयर उसका प्रेशर क्या होता है, 159 टॉरर ऑक्सीजन का। तो जब आप उसको इनहेल कर लेते हैं एंड इन लंग्स के अंदर अगर आप देखते हैं तो वो आपके पास आ जाता है 119 टॉरर, तो वो आपके 116 टॉरर आ जाता है। मीन के आपके पास जो आप ऑक्सीजन इनहेल करते हैं वो आपकी एयर के अंदर 159 टॉरर है, जबकि लंग्स के अंदर कम होती है 116 टॉरर उसका पार्शियल प्रेशर होता है। इसी तरह जब आप ब्रीथिंग के दौरान ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो आप इसके एक्सहेल भी करते हैं, तो जब आप करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे देखें एयर का जो है प्रेशर वो एयर के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा है जबकि लंग्स का कम है। लंग्स के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर क्या है, कम है। लेकिन आपके पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 वो आपके पास उसका पार्शियल प्रेशर लंग्स के अंदर ज़्यादा होता है और एयर के अंदर कम होता है। मीन के ऑक्सीजन के केस में क्या है, एयर के अंदर पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है और लंग्स के अंदर क्या है,
कम है, लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड की बात होगी तो लंग्स के अंदर ज़्यादा है और ऑक्सीजन के अंदर क्या है, कम है। तो इस वजह से ये आपके डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर किस में हेल्पफुल है, और इसके एप्लीकेशन में आप डिस्कस करते हैं रेस्पिरेशन को भी। इसके बाद आपका जो तीसरी एप्लीकेशन है, तीसरी एप्लीकेशन के अंदर ये वाला क्वेश्चन भी पेपर के अंदर बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। यहाँ से ये वाला एक क्वेश्चन और एक यहाँ से जो भी मैं पॉइंट डिस्कस कर रही हूँ कि जो पायलट्स होते हैं वो क्यों अनकंफर्टेबल फील करते हैं सांस लेते हुए हाई एल्टीट्यूड के ऊपर। तो इसकी वजह क्या है, आपने अभी पढ़ा कि एयर के अंदर आपके पास जो ऑक्सीजन है उसका प्रेशर क्या है 159, लेकिन जब आप हाई एल्टीट्यूड के ऊपर प्रेशर कम हो जाता है, अनप्रेशराइज्ड कैबिन के अंदर आपका जो पार्शियल प्रेशर होता है वो ऑक्सीजन का कम हो जाता है। ऑक्सीजन का जो कम होने की वजह से क्या होता है, 159 से वो कम हो जाता है। तो वो 159 से कम होने की वजह से जो पायलट होता है वो अनकंफर्टेबल फील करता है। पायलट फील अनकंफर्टेबल। एल्टीट्यूड, ये आपके पास इसकी तीसरी एप्लीकेशन आ जाती है। इसके बाद जो फोर्थ वाली एप्लीकेशन है वो ये है कि आपको पता है कि जो सी डिवर होते हैं वो क्या करते हैं, डीप सी डिवर यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन के साथ हीलियम को भी यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन के साथ हीलियम को यूज़ करते हैं। और आपके पास जो 100 फीट की डेप्थ के ऊपर 3 atm का प्रेशर है जो वो आता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पे नॉर्मल एयर के अंदर जो आप सांस नहीं ले सकते डीप सी के अंदर। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि जो डीप सी डिवर होते हैं वो क्या करते हैं, वो सिलेंडर लेकर जाते हैं जिनके अंदर ऑक्सीजन को जो होती है उसका पार्शियल प्रेशर एडजस्ट किया गया होता है। उसके अंदर नाइट्रोजन भी जो आपके पास हीलियम होती है, हीलियम गैस इनर्ट गैस है, उसको इंटर किया जाता है ताकि वहाँ पे डीप सी के अंदर जो ब्रीथिंग प्रॉब्लम है वो ना हो, इस वजह से यूज़ की जाती है। तो इसके अलावा आपके पास जो नाइट्रोजन है और सी डेप्थ के अंदर वो इजीली डिफ्यूज़ हो जाती है और ब्लड के अंदर भी वो डिफ्यूज़ हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने इसकी 4 जो टाइप्स थी वो डिस्कस की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वो कहता है कि इसकी एप्लीकेशन है कि जब हम गैसेस को कलेक्ट करते हैं वाटर से, वाटर के ऊपर से जब हम कलेक्ट कर रहे होते हैं गैसेस को, तो क्या होता है हमारी गैसेस जो होती हैं वो मॉइस्ट हो जाती हैं। उनको मॉइस्ट होने की वजह से उनका जो पार्शियल प्रेशर होता है वो किसके इक्वल होता है, ड्राई जो गैसेस होती हैं उनके पार्शियल प्रेशर और वाटर वेपर का जो प्रेशर होता है उसके इक्वल होती हैं। फिर आप उसके कह रहे हैं कि उसको टेंशन बस टेंशन को रिमूव करने के लिए आप उसके में से सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए। दूसरी इसकी एप्लीकेशन हमने पढ़ी कि एयर के अंदर जो ऑक्सीजन होती है उसका जो पार्शियल प्रेशर होता है वो 159 टॉरर है, 159 टॉरर है, जबकि लंग्स के अंदर जो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का वो 116 टॉरर है। मीन के लंग्स के अंदर कम है पार्शियल प्रेशर और एयर के अंदर ज़्यादा है। लेकिन आप ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और एक्सहेल आप कार्बन डाइऑक्साइड को करते हैं, जबकि और इसका उलट होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स के अंदर उसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा और आपके पास जो एयर के अंदर होगी उसका कम होगा। मीन की इसी वजह से वो आउटसाइड मूव करती है कार्बन डाइऑक्साइड। देखें ये इसका एयर में ज़्यादा है और ये लंग में कम है। मीन के फ्रॉम हायर टू लोअर की तरफ मूव कर रहे हैं। और इसी तरह आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी फ्रॉम हायर टू लोअर की तरफ मूव कर रही है। लंग्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज़्यादा होता है और यहाँ पे एयर के अंदर उसका कम होता है। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट हमने डिस्कस किया वो पायलट फील करता है अनकंफर्टेबल एट हाई एल्टीट्यूड। हाई
हाई एल्टीट्यूड के ऊपर जो पायलट अनकंफर्टेबल फील करता है वो क्यों करता है? तो उसकी रीज़न हमने क्या बताई है कि अनप्रेशराइज्ड कैबिन के ऊपर क्या होता है कि आपके पास जो पार्शियल प्रेशर होता है एयर का ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो कम हो जाता है, 159 से कम हो जाता है अनप्रेशराइज्ड कैबिन के अंदर। तो इस वजह से जो पायलट होते हैं वो फील करते हैं अनकंफर्टेबल। इसके बाद जो हमारा टर्म था फोर्थ एप्लीकेशन वो हमारी थी डीप सी डीवर के बारे में। वो कहता है कि उसके आपके पास जो ऑक्सीजन होती है उस ऑक्सीजन को मिक्स किया जाता है इनर्ट गैस कौन सी हीलियम के साथ। उसका पार्शियल प्रेशर जो ऑक्सीजन का होता है वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट एडजस्ट किया जाता है। जितनी डेप्थ के ऊपर हैं आप उसी वहाँ पे जितना पार्शियल प्रेशर होगा उस हिसाब से आपके जो पार्शियल प्रेशर होगा ताकि वहाँ पे आपको सांस लेने में प्रॉब्लम ना हो। तो ये इसकी एप्लीकेशंस ऑफ डाल्टन पार्शियल प्रेशर थी। और यहाँ पे दूसरी एंड तीसरी एप्लीकेशन में से बोर्ड का पेपर में मस्ट शार्ट क्वेश्चन आता है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पे हमने जब सेकंड एप्लीकेशन पढ़ी तो वहाँ पे हमने एक चीज़ देखी थी कि जो लंग्स का अंदर पार्शियल प्रेशर कम था ऑक्सीजन के लिए और एयर में ज़्यादा था, मीन के फ्रॉम लोअर टू हायर, ये एक चीज़ हमने देखी। इसके बाद हमने जो टॉपिक देखना है वो हमने देखना है डिफ्यूजन एंड एफ्यूजन। तो इसके लिए मैं सबसे पहले डिफ्यूजन को एक्सप्लेन करती हूँ। डिफ्यूजन के अंदर आप देखें आपके पास दो कंटेनर्स हैं। एक के अंदर ऑक्सीजन गैस है और एक के अंदर नाइट्रोजन है। अब ये यहाँ से डिफ्यूज होगी मीन ये कंप्लीटली डिफ्यूज हो जाएगी, लो प्रेशर से ये हाई प्रेशर की तरफ चली जाएगी। मीन के आपके क्या होगा कि ये गैस के मालिक्यूल्स हैं जो ऑक्सीजन के भी और नाइट्रोजन के आपस के अंदर भी कोलाइड करेंगे और जो वॉल्स ऑफ कंटेनर्स हैं उनके साथ भी कोलाइड करेंगे। कोलाइड करने के बाद ये इक्वली क्या होंगे, डिफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन आपके पास जब डिफ्यूजन होती है, इफ्यूजन होती है, आपके पास क्या होता है, गैस के मालिक्यूल्स हैं, ये फ्यूज़ कैसे करेंगे, थ्रू स्मॉल पिन होल से, ये यहाँ से निकलेंगे। यहाँ से जो वो रैंडमली मूव कर रहे हैं, लेकिन इफ्यूजन के ज़रिए क्या होंगे, एक स्मॉल होल के ज़रिए क्या होगा, ये दूसरे कंटेनर में मूव करेंगे। तो ये इस टाइप ऑफ स्कैप ऑफ मॉलिक्यूल को क्या नाम दिया जाता है, इफ्यूजन। और इस तरह का जो स्कैप होगा उसको डिफ्यूजन का नाम दिया जाता है। डिफ्यूजन के लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हमारे पास आ जाती है कि हम एक रूम के अंदर खुशबू लगाते हैं तो आप देखते हैं थोड़ी देर के बाद पूरे रूम में वो खुशबू फैल जाती है। तो ये आपके पास क्या आ जाती है, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के केस में जो होगा वो एक स्मॉल होल से जाएगी, एकदम सारा वो नहीं करेगा, सिर्फ स्मॉल होल, या आपस में भी कोलाइड करेंगे, वॉल ऑफ कंटेनर से भी करेंगे। लेकिन जो मूव करने की बारी आएगी तो जो मॉलिक्यूल
उसके होल के सामने एडजस्ट होगा, सेट आ जाएगा, वो वहाँ से मूव कर जाएगा। तो ये आपके पास क्या था, डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन। तो ये जो आपके पास स्पॉन्टेनियस इंटरमिंगलिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वन गैस फ्रॉम विद अनदर एट गिवन टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कॉल्ड डिफ्यूजन। और इफ्यूजन है जो आपके पास, वो क्या है, इस मूवमेंट जो होगी वो एक्सट्रीमली स्मॉल आपके पास जो ओपनिंग होगी, जैसा मैंने यहाँ पे आपको बताया कि इस ओपनिंग से क्या होगा, मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, स्कैप करते जाएंगे। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, इफ्यूजन। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है वो आ जाता है ग्राहम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन। जब हम इफ्यूजन देखते हैं, ग्राहम्स लॉ ऑफ इफ्यूजन को, तो ये हमारा टॉपिक है ग्राहम्स लॉ ऑफ तो इसके लिए थॉमस ग्राहम जो एक साइंटिस्ट था, उसने कहा था कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है, रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। मीन के मैं यहाँ पे उसकी लिख रही हूँ, जो मैथमेटिकल डेरिवेशन है, रेट ऑफ डिफ्यूजन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी के। तो जबकि आपके पास टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो यहाँ पे आपके पास रेट ऑफ डिफ्यूजन रेट ऑफ डिफ्यूजन इसको एक इक्वल कर देंगे। तो ये तो ओवरऑल हो गया। अगर हमारे पास दो गैसेस हों, गैस 1 एंड गैस 2, तो उसके लिए रेट ऑफ डिफ्यूजन फॉर गैस 1 के लिए आप R लिखेंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो ये आपके पास ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन की जो इक्वेशन आ जाती है वो क्या बन रही है, R1, ये यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हुआ है ना डेंसिटी के साथ, तो ये किसके साथ है, के, ये D1 आ गया। के आपके पास कांस्टेंट है, R2 मल्टीप्लाई D2 के, ये इक्वेशन 1 एंड ये इक्वेशन आपके पास 2 आ गई है। तो अब आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे बोथ इक्वेशंस को। क्योंकि आपने पढ़ा था कि ये जो आपके पास है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसलिए आपका D2/D1 आएगा। तो अगर आपके पास ये जो डेंसिटी ऑफ अ गिवन गैस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, मॉलिक्यूलर मैस के। मॉलिक्यूलर मैस के अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो फिर आपके पास क्या आ जाएगा, M2/M1, दोनों के ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये आपके पास M1 M2 क्या है, मॉलिक्यूलर मैस।
तो इसको हम एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं कि हमारे पास एक ट्यूब है, ये हमारे पास एक ट्यूब है, इस ट्यूब के दोनों एंड हैं जो वो ओपन है। अब एक साइड से हमने क्या इंटर की है, अमोनिया गैस, और एक साइड से हम क्या इंटर कर रहे हैं, दूसरी साइड से हम HCl गैस को इंटर कर रहे हैं, HCl गैस की फॉर्म में इंटर कर रहे हैं। जब हमने गैस इंटर कर दी है, फिर हमने यहाँ पे कार्टन पुट कर दिया है, दोनों साइडों पे कार्टन पुट करेंगे, और इसके जो ओपन एंड है वो हमने क्लोज कर दिए। अब क्या होगा कि जो HCl है ये मूव करेगी डिस्टेंस कितना, 40.5, ये इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। बाकी 59.5 जो डिस्टेंस है ये NH3 डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। दोनों इतना डिस्टेंस ट्रैवल करेंगी। तो आपके पास मीन क्या, आपके पास NH3 का और आपके पास HCl दोनों का क्या आ गया, ये जो आपने यहाँ पे हमने, अगर हमारे पास ये इक्वेशन हम अमोनिया और HCl के लिए ये 1 and 2 तो हमने लेट्स सपोज लिया हुआ है ना, जैसे यहाँ पे हम N1 की जगह हम अमोनिया गैस को ले लें और आपके पास R2 की जगह हम HCl को ले लें, इसकी जगह इधर लेते हैं NH3 एंड HCl। तो अब यहाँ पे आपके पास रेट तो आ गया है, अमोनिया की आपके पास क्या आई है 59.5/40.5। अब आपके पास HCl का क्या वेट बनेगा, अमोनिया का क्या वेट बनेगा, यहाँ पे M2 क्या है, M2 कौन सा है आपके पास, HCl आएगा। HCl का आपके पास कितना बनेगा, मॉलिक्यूलर मास 36.5, और आपके पास जो अमोनिया गैस है उसका क्या बनेगा, उसका आपके पास 17 बन जाएगा। तो दोनों आपके पास क्या आ जाएंगे 1.46 1.46, मीन के दोनों क्या है कांस्टेंट हो गए इक्वल। तो ये हमारे पास डेमोन्स्ट्रेशन थी किसकी, ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन की, कि हमने यहाँ पे दो गैसेस ली, अमोनिया गैस ली और साथ में HCl। एक ट्यूब के अंदर हमने दोनों साइड, और उसके दोनों साइड ओपन थे ट्यूब के। HCl ने कितना डिस्टेंस आपके पास R है जो वो डिस्टेंस बता रही है जो HCl गैस डिफ्यूज़ होने के लिए ट्रैवल करेगी, और अमोनिया गैस जबकि मॉलिक्यूलर मास आपको ऑलरेडी पता है, तो आप यहाँ से इस इक्वेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आपके पास ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन की